हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 को फिनिश कर चुके थे एंड आई होप कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से रिलेट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट्स आने वाले कुछ दिनों में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन से रिलेट अलग से क्लास रखने वाले हैं, जिसमें आपकी प्रॉब्लम जितनी भी होंगी उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 जो है अपना वो है थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड जो है वो बेसिकली यानी कि सिंप्लेक्स विधि का जो सिद्धांत होता है, इस चैप्टर से रिलेट हम क्या पढ़ने वाले हैं कि स्टूडेंट्स हमने एक एलपीपी को सॉल्व किया था जिसमें केवल 2 चर होते थे। कौन सी विधि से? एक ग्राफिकल विधि से, यानी कि ग्राफीय विधि से हमने वो आलेखी विधि से सॉल्व कर ली थी वो प्रॉब्लम, जिसमें अपने पास में केवल 2 चर होते थे। लेकिन स्टूडेंट्स अब जो हम एक विशेष विधि जो है अपनी सिंप्लेक्स विधि, ये विधि आपको किसी भी तरह की एलपीपी को सॉल्व करती है। यानी कि एलपीपी में कितने भी वेरिएबल्स हो, सिंप्लेक्स विधि आपको उसका हल करके देती है। सिंप्लेक्स विधि जो है स्टूडेंट्स वो एक क्रमिक विधि है। क्रमिक विधि का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप क्या करते हैं, इस विधि में प्रोसीजर को एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पे जाते हैं, सेकंड से थर्ड स्टेप पे, थर्ड से फोर्थ स्टेप पे। कब तक? जब तक कि हमें जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो एग्जैक्ट ना मिल जाए। क्योंकि अपने पास में स्टूडेंट्स अगर जैसे कि 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 6, ये एक प्रतिबंध है। सपोज दैट ये एक प्रतिबंध है आपके एलपीपी का। इसका हल क्या होगा? जैसे कि मैं इसको सॉल्व करता हूं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, या फिर बाई कर लीजिए चलिए इसको। तो यहां पे जैसे कि मैं x को 2 वैल्यू दे दूं और y को भी 2 वैल्यू दे दूं, तो 2 इंटू 2 प्लस के 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक है, यानी कि इस प्रतिबंध का एक सॉल्यूशन क्या होता है? 2,2। ये इसका क्या है? एग्जैक्ट सॉल्यूशन है 2,2। लेकिन ये तो हमें क्या है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में मुझे मिला, सपोज दैट फर्स्ट स्टेप में मुझे जो सॉल्यूशन मिला इसका वो सपोज 2 ना मिलके 1.85 मिल गया, और ये कुछ मिल गया 2.15 मिल गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें चाहिए। यानी कि अगर जैसे कि 2 सॉल्यूशन है अपने पास में, तो मैं और भी नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं कि ये सॉल्यूशन और भी अच्छा दिखने लगे। तो मुझे मिल गया सपोज 1.93 और ये मिल गया 2.08। थर्ड स्टेप पे मैं गया तो मुझे सपोज मिल गया 1.99 और ये मिल गया 2.001। यानी कि अब कुछ 2 के करीब आने जा रहा है। और अगले स्टेप में मैं गया तो मुझे ये 2 मिल गया, ये भी 2 मिल गया। इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन अब इन 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो सिंप्लेक्स विधि है वो हम सारणिक यानी कि सारणी बनाते हैं, सारणियों के जरिए इसको सॉल्व करते हैं दी गई प्रॉब्लम को। अब वो सारणी कैसे बनेंगे वो आगे वाली बात है, लेकिन ये एक स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप मेथड है, क्रमिक विधि है, जिसमें आप क्या करते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं। और जैसे ही आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाता है और उस पर आपको इष्टतमत्व की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, अर्थात आपका उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पे आप उस प्रोसीजर को क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन सिंप्लेक्स मेथड से रिलेट थी कि ये क्या कौन सी विधि है। ये क्रमिक विधि है जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते करते फाइनल आपको क्या देती है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देती है। तो इस इम्प्रूवमेंट के लिए स्टूडेंट्स हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि जब एलपीपी को, जहां आपके पास में चरों की संख्या 2 से ज्यादा है, तब आप
कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं, ऐसी डेफिनेशंस हैं सिंप्लेक्स विधि से रिलेट, जिनको आपको याद में रखना होता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया कि एक सामान्य रूप जो है, जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी, एक एलपीपी जो है वो सामान्य रूप में मैंने मान लिया किस तरीके से दी गई है, ऑप्टिमाइजेशन z इज इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस एंड सो ऑन c ऑफ n xn। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स a11x1 प्लस के a12x2 प्लस एंड सो ऑन a of 1n xn इज इक्वल्स टू b1, a21x1 प्लस के a22x2 प्लस एंड सो ऑन a of 2n xn इज इक्वल्स टू b2। सो इसी तरीके से मैंने मान ली कि हमारे पास में जो चर हैं वो हैं n, चर कितने हैं n, और जो समीकरण है वो है m। तो यहाँ पे a ऑफ m1 x1 प्लस के a ऑफ m2 x2 प्लस एंड सो ऑन a ऑफ mn xn इज इक्वल टू b m। ये क्या है, m समीकरण हुए और n चर, साथ ही साथ x1 x2 अप टू xn ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये एक मैंने मान लिया कि एक सामान्य फॉर्म है एलपीपी की, जो इस तरीके से दी गई है, जहां चर n है और समीकरण m है। तब स्टूडेंट्स, इस उद्देश्य फलन में चर x1 x2 अप टू xn के जो गुणांक हैं, गुणांक कौन कौन से हैं, c1 c2 अप टू cn। ठीक है, c1 c2 अप टू cn से बना एक सदिश, से बना एक रेखा सदिश, एक सदिश कौन सा, जो रो वेक्टर होता है, पंक्ति सदिश, रो वेक्टर c1 c2 अप टू cn। तो ये जो रो वेक्टर होता है पंक्ति सदिश, इसको आप कहते हैं स्टूडेंट्स प्राइस वेक्टर, अर्थात मूल्य सदिश। मूल्य सदिश, जैसा कि स्टूडेंट्स आप नाम से ये जान पा रहे होंगे कि प्राइस वेक्टर यानी कि मूल्य सदिश, कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जितने भी चर हैं x1 से xn तक, इनके जो कोफिशिएंट c1 c2 अप टू cn, ये इन चरों की कॉस्ट को बताते हैं, मूल्य को बताते हैं। किनकी को, एक उद्देश्य फलन में जितने भी चर होते हैं उनके कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट से बना एक पंक्ति सदिश जो है वो प्राइस वेक्टर अर्थात मूल्य सदिश कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, मूल्य सदिश कहते हैं, जिसको मैं जनरली C से डिनोट करता हूं, C1 C2 अप टू Cn। C मीन्स आप याद रख सकते हैं कॉस्ट, कॉस्ट को भी क्या कहते हैं, मूल्य ही कहते हैं। तो इसको कॉस्ट से भी ध्यान रख सकते हैं कि these all coefficients of the given variables in this given problem known as cost or a price of these given variables। ठीक है, ये कहलाती हैं कॉस्ट, इन चरों के मूल्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है, इस मूल्य सदिश के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में जितने भी प्रतिबंध होते हैं, इन सभी प्रतिबंधों में x1 से xn तक जितने भी चर हैं उनके गुणांकों से मिलकर बनी एक मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूं A से, यानी कि A इज इक्वल्स टू A11 A12 अप टू A of 1n, A21 A22 up to A of 2n and so on, A of m1 A of m2 and A of mn।
ये जो मैट्रिक्स ए है जो कि कहां से मिली, इस प्रतिबंध में जितने भी चर हैं उनके गुणांकों से। तो जो ये गुणांकों से मैट्रिक्स मिली, इस मैट्रिक्स ए को हम कहते हैं गुणांक मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स कहलाती है गुणांक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, गुणांक मैट्रिक्स। गुणांक मैट्रिक्स के अलावा एक और हमारे पास में कॉलम वेक्टर मिलता है विच इज बी, इज b1 b2 अप टू b ऑफ m। ये क्या होता है, एक कॉलम वेक्टर है और ये स्तंभ सदिश जो है वो कहलाता है रिक्वायरमेंट वेक्टर, अर्थात आवश्यकता सदिश। आवश्यकता सदिश क्यों, इसको आवश्यकता सदिश कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम इन प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहे होते हैं तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि ये इधर की साइड में जितनी भी वैल्यू होती थी, ये क्या होती थी, जब हम एक दी गई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को एलपीपी में रिड्यूस करते थे तब हम देखते थे कि हमें कितनी आवश्यकता थी। जैसे कि हम देखते थे कि जो गुड़ियों की संख्या थी वो कुछ 24,000 या फिर कुछ इस तरीके से होती थी, यानी कि ये इन्होंने फिक्स कर दिया, यानी कि इतनी रिक्वायरमेंट थी। तो ये जितने भी b1 से bm तक जो एक कॉलम वेक्टर मिला, इस कॉलम वेक्टर को इसी वजह से इन्होंने नाम दे दिया एक रिक्वायरमेंट वेक्टर, आवश्यकता सदिश। ठीक है, सो ये एक आवश्यकता सदिश हो जाता है बेसिकली। तो देखिए, एक सामान्य रूप में जब हमारे पास में प्रॉब्लम दी जाएगी तो उसमें सबसे पहली बात कि उद्देश्य फलन में हमें एक मिलेगा प्राइस वेक्टर मूल्य सदिश। प्रतिबंधों से मुझे एक गुणांक मैट्रिक्स निकल के आती है और साथ ही साथ एक आवश्यकता सदिश भी निकल के आता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि गिवन प्रॉब्लम में आप क्या क्या चीज देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। यहां तक तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं बार बार ये सारी चीजें आपको बताता आया हूं। सो अब मैं बात करता हूं स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, यानी कि न्यूनता पूरक और आधिक्य पूरक चर। स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, न्यूनता पूरक और आधिक्य पूरक चर। स्टूडेंट्स, जब भी हम सिंप्लेक्स विधि से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास में रिक्वायरमेंट होती है एक न्यूनता पूरक चर की और एक आधिक्य पूरक चर की। अब ये न्यूनता पूरक और आधिक्य पूरक चर होते क्या है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब कभी भी हमारे पास में एक एलपीपी से संबंधित जो प्रतिबंध होते हैं, उन प्रतिबंधों में हम देखते हैं कि हमें असमीकाओं के रूप में वो प्रतिबंध दिए हुए होते हैं। अगर हमें समीकरण के रूप में दिए हुए होते हैं तब हमें कुछ नहीं करना होता है, लेकिन जब हमें वो रैखिक असमीकाओं के रूप में प्रतिबंध दिए हुए होते हैं तब उन रैखिक असमीकाओं को हम समीकरणों में बदलते हैं जब कभी भी हम एक एलपीपी को सॉल्व करते हैं। अब वो चाहे आप ग्राफिकल विधि से कर रहे हो या फिर एक सिंप्लेक्स विधि से कर रहे हो, आपको सबसे पहले उन असमीकाओं को समीकरणों में चेंज करना होता है। तो उन समीकरणों में चेंज करने के लिए सिंप्लेक्स विधि में यह बताया गया कि आपको दो चरों की आवश्यकता होती है और वो दो चर कहलाते हैं स्लैक और सरप्लस, अर्थात न्यूनता पूरक और आधिक्य पूरक चर। न्यूनता पूरक चर से मतलब कि जब कभी भी एक दी गई असमीका
जो प्रतिबंध असमिका है उसमें लेस देन इक्वल्स टू का साइन होता है। कौन सा साइन होता है? लेस देन इक्वल्स टू का साइन होता है। तब हमें जरूरत होती है एक न्यूनता पूरक चर की। क्यों? तो देखिए, इस कमी की पूर्ति के लिए जो चर उस प्रतिबंध में जोड़ा जाता है समीकरण में परिवर्तित करने के लिए, उस असमिका को समीकरण में परिवर्तित करने के लिए, इस कमी की पूर्ति के लिए जो एक चर जोड़ा जाता है वो चर कहलाता है न्यूनता पूरक चर। जैसे कि अगर मेरे पास में x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, ये एक प्रतिबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इधर वाली टर्म है वो इस वाली टर्म से क्या है? कम है। इसका मतलब इधर क्या है? इधर है कमी, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कम है। तो इस कमी की पूर्ति के लिए जो मैं इधर एक वेरिएबल जोड़ता हूं, सपोज z, बट z उद्देश्य फलन में लेते हैं तो मैंने मान लिया कुछ x1, ठीक है। तो इस कमी की पूर्ति के लिए जो चर जोड़ा जाता है उस चर को ही हम कहते हैं न्यूनता पूरक। न्यूनता पूरक यानी कि न्यूनता यानी कि कमी की जो पूर्ति करे, वो चर कहलाता है न्यूनता पूरक। आधिक्य पूरक चर क्या होता है कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, उस असमिका प्रतिबंध असमिका में जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, जैसे कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल 6, इसका मतलब इधर वाली टर्म क्या है? अधिक है। तब इस ग्रेटर देन वाले साइन को समीकरणों में चेंज करने के लिए इस अधिकता की पूर्ति के लिए जो चर घटाया जाता है, क्योंकि इधर टर्म कैसी है? ज्यादा है, इसलिए हमें कुछ टर्म घटानी होती है, तभी तो वो इसके बराबर हो जाता है। क्योंकि ये ज्यादा है, इधर वाली टर्म जो है, इधर वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा है बजाय इससे। तो इस वैल्यू को इक्वल करने के लिए, अर्थात समीकरण में चेंज करने के लिए हम जो चर घटाते हैं, देखिए यहाँ पे तो हमने जोड़ा था क्योंकि यहाँ कमी थी, लेकिन यहाँ अधिकता है, तो इसी अधिकता को पूर्ति करने के लिए जो चर घटाया जाता है वो चर कहलाता है आधिक्य पूरक चर। आधिक्य पूरक चर अर्थात अधिकता की पूर्ति के लिए जो चर घटाया जाता है वही चर कहलाता है आधिक्य पूरक चर। स्टूडेंट, समझ में आया कि न्यूनता पूरक जो होता है वो कमी की पूर्ति के लिए जोड़ा जाता है, कमी की पूर्ति के लिए जोड़ाया जाता है, जबकि आधिक्य पूरक चर अधिकता की पूर्ति के लिए घटाया जाता है। और जैसे ही हम इन चरों को जोड़ते और घटाते हैं तब हमारे पास में ये जो असमिका है वो किस में चेंज हो जाती है? समीकरणों में। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब भी हम सिंप्लेक्स विधि से दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब हम न्यूनता पूरक और अधिक पूरक चरों को उपयोग में लेंगे। किस लिए? इस असमिका को समीकरण में चेंज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ग्राफिकल विधि में तो हमने बेसिकली इक्वल टू में लगा दिया था, कोई वहां चर की इंपॉर्टेंस थी नहीं, बट सिंप्लेक्स विधि जो है वो इन्हीं पे काम करेगी। अब स्टूडेंट्स, जो भी चर हमने ये जोड़े और घटाए हैं, इन्हीं चरों को हम उद्देश्य फलन में भी, ये नोट वाली बात है कि जो भी चर आप प्रतिबंध निकाय में जोड़ते और घटाते हैं उन्हीं चरों को आप उद्देश्य फलन में भी क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे कि ये x प्लस के y उद्देश्य फलन, माना कि मेरा यहीं तक है, उद्देश्य फलन अगर मेरा यहीं तक है तब, और हमने अगर प्रतिबंध, ये दो प्रतिबंध थे कुछ इस तरीके से दिए गए थे, तो हमने एक में न्यूनता पूरक चर जोड़ा तो दूसरे में अधिक पूरक चर घटाया, तब हम इन दोनों चरों को इस उद्देश्य फलन में भी जोड़ते हैं। बट जो इनकी कॉस्ट होती है, इनकी जो प्राइस होती है वो होती है यहाँ 0।
इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी रखते हैं, 0। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी भी आप दी गई एलपीपी में इन प्रतिबंध असमीकाओं को समीकरणों में चेंज करने के लिए न्यूनता पूरक या अधिक पूरक चर जोड़ते या घटाते हैं, तब इन्हीं चरों को हम उद्देश्य फलन में भी जोड़ते हैं, बशर्ते इनकी जो कॉस्ट है, इनकी जो प्राइस है वो कैसी रखी जाती है, 0 रखी जाती है। 0.x1 प्लस 0.x2। इसका मतलब इन चरों का इस उद्देश्य फलन में कोई भी रोल नहीं होता है, सिर्फ हमें यहीं पे ही इन चरों को यूज में लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक बात ये ध्यान देने वाली थी कि इन अधिक पूरक और न्यूनता पूरक चरों को 0 वैल्यू, 0 कॉस्ट के साथ उद्देश्य फलन में भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये बात हुई न्यूनता पूरक और अधिक पूरक चर की। डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, बस समझने वाली बात है कि आखिर न्यूनता पूरक और अधिक पूरक चर है क्या। सो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं, कुछ विशेषताएं हैं किसकी, एक सिंप्लेक्स विधि को सॉल्व करने से पहले हम कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं, और वो विशेषताएं क्या हैं, उन विशेषताओं को देखिए। एलपीपी का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए एलपीपी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए एलपीपी यानी कि स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम सिंप्लेक्स विधि से एक एलपीपी को सॉल्व कर रहे होंगे, सिंप्लेक्स विधि से एलपीपी को सॉल्व कर रहे होंगे, तब हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, किस लिए हमें उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक मानक रूप में बनाना होता है, ताकि वहां से मानक रूप बनते ही हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि सिंप्लेक्स मेथड कैसा मेथड है कि स्टेप बाय स्टेप है, तो उस फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उस एलपीपी को किस में कन्वर्ट करना होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि सिंप्लेक्स विधि से जब कभी भी आप एलपीपी को सॉल्व कर रहे होंगे, तब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है, किस लिए, उस एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात मानक रूप में बनाने के लिए। सो पहली बात आती है कि जो आपका उद्देश्य फलन है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जो मानक रूप है, एलपीपी का मानक रूप क्या होता है, इस मानक रूप में बनाने के बाद ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा उद्देश्य फलन है, जो हमारा उद्देश्य फलन है, सबसे पहली बात कि वो अधिकतमीकरण का होना चाहिए। उद्देश्य फलन जो है वो अधिकतमीकरण का होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण का नहीं है, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स मेरे पास में उद्देश्य फलन जो है वो मिनिमाइजेशन का है अर्थात निम्नतमीकरण का है, z इक्वल टू x1 माइनस के 6x2 प्लस के 5 ऑफ x3, यानी कि अगर आपके पास में जो उद्देश्य फलन है वो निम्नतमीकरण का है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि उसे आप अधिकतमीकरण में कन्वर्ट कीजिए। अब अधिकतमीकरण में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अधिकतमीकरण में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैक्सिमम ऑफ माइनस साइन से अर्थात -1 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, माइनस x1 प्लस के 6x2 माइनस के 5 ऑफ x3। और इस तरीके से दी गई एलपीपी का उद्देश्य फलन सबसे पहली रिक्वायरमेंट अधिकतमीकरण का बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही है कि अगर आपके पास में एलपीपी मिनिमाइजेशन निम्नतमीकरण की हो, तो सबसे पहले उसको माइनस से गुना करके अधिकतमीकरण की कर लीजिए। क्योंकि जैसे कि उद्देश्य फलन fx है और वो मिनिमाइजेशन का है, ठीक है, अर्थात मैंने मान लिया कि जैसे मिनिमाइजेशन ऑफ ये 5 है, जो भी वैल्यू है, तो इस मिनिमाइजेशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ माइनस के fx हो जाता है। ठीक है, अर्थात जो मिनिमम वैल्यू होगी
वो माइनस के साथ में मैक्सिमम हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास में f(x) की वैल्यू थी कितनी, -5, तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको +5 कर देता हूं। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स हमें सिर्फ क्या करना होता है, इस मिनिमाइजेशन फंक्शन को अर्थात उद्देश्य फलन मिनिमाइजेशन का होने पर सिर्फ हमें दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि हमारे पास में पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। यानी कि जो पहली रिक्वायरमेंट थी किसकी, कि जो उद्देश्य फलन है वो मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। तो इस तरीके से पहली बात अपनी कंप्लीट होती है। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि जो आवश्यकता सदिश है, आवश्यकता जो सदिश है वो कैसा होना चाहिए, ऋणेतर होना चाहिए। ऋणेतर होना चाहिए। ऋणेतर होने से मतलब है अर्थात कि एवरी ऑफ वी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर एवरी आई, यानी कि प्रत्येक जो बी आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, जैसे कि प्रतिबंध में x1 माइनस x2 प्लस के x3 इज इक्वल्स टू -6, ऐसे है, अर्थात अगर आपके पास में बी आई में से कोई भी बी आई की वैल्यू माइनस में है तो सबसे पहले इसको प्लस के x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 6, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना है आपको। ठीक है, पहली बात उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण का होना चाहिए। दूसरी बात आवश्यकता सदिश ऋणेतर अर्थात एवरी वी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात है स्टूडेंट्स कि जो ऋणेतर प्रतिबंध हैं उनके अतिरिक्त सभी प्रतिबंध समीकरण के रूप में होने चाहिए। समीकरण के रूप में होनी चाहिए, यानी कि अगर मेरे पास में कोई भी प्रतिबंध में असमीका दी गई है तो सबसे पहले उसको समीकरणों में, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी एलपीपी को सॉल्व करने से पहले उसे सबसे पहले समीकरण में ही चेंज करना होता है। अब जब हम सिंप्लेक्स विधि से उसको समीकरण में चेंज करते हैं, इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम सिंप्लेक्स मेथड यूज कर रहे हैं तब आपको समीकरणों में यूज करने के लिए सरप्लस अर्थात न्यूनतम पूरक और अधिक पूरक चर आप उपयोग में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ सभी चर ऋणेतर होने चाहिए। सभी चर ऋणेतर होने चाहिए अर्थात जितने भी मेरे पास में जो वेरिएबल हैं उनकी जब फाइनल आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो ऋणेतर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव वैल्यूज आए, तो वो सारी चीजें आपको सिंप्लेक्स विधि में मिल जाती हैं। तो बुक में स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने के लिए ये 3-4 कुछ बातें दी गई हैं कि पहली बात वही थी कि समस्या का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण का होना चाहिए। दूसरा, ऋणेतर प्रतिबंधों के अतिरिक्त सभी प्रतिबंध समीकरण रूप में होने चाहिए। साथ ही साथ आवश्यकता सदिश बी के सभी घटक ऋणेतर अर्थात ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और चौथी बात यह थी कि सभी चर ऋणेतर होने चाहिए। और अगर वैसा नहीं है तो मैंने ये बता ही दिया है कि अगर मिनिमाइजेशन की है तो मैक्सिमाइजेशन के लिए उद्देश्य फलन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर ये भी माइनस में है तो दोनों तरफ -1 से गुना करके इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन अपने पास में आज के लिए यही थी कि आप किस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं। कि पहली चीज तो ये थी कि जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ z, मैक्सिमाइजेशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू cx होता है, यानी कि जो उद्देश्य फलन है वो मैक्सिमाइजेशन का होता है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट a ऑफ x इक्वल्स टू b, जहां प्रत्येक b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। यहां पे दूसरी बात प्रूफ हो जाती है कि b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी जितने भी चर हैं वो ऋणेतर होने चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, जब भी हम एलपीपी को सॉल्व कर रहे होंगे सिंप्लेक्स विधि से, तब मैक्सिमाइजेशन उद्देश्य फलन होना चाहिए।
सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में बी का प्रत्येक घटक ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए और चर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये थी एक सिंप्लेक्स विधि को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रूपरेखा जो हमें सॉल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए पहले तैयार करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जैसा कि स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है वही हम देख लेते हैं कि ये रूपरेखा किस तरीके से तैयार की जाती है। Z इज इक्वल टू मिनिमाइजेशन, देखिए नीचे ही दिया गया है मिनिमाइजेशन Z इज इक्वल टू x1 माइनस 2x2 x1 माइनस के 2x2 प्लस के x3 एंड प्रतिबंध है 2x1 प्लस के x2 x1 प्लस के 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है एंड 2x1 माइनस के x2 2x1 माइनस के x2 प्लस के x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है 3x2 माइनस 5x3 3x2 माइनस के 5 ऑफ x3 लेस देन इक्वल टू 10 है, साथ ही साथ x1 x2 और x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब माना कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, इससे हमें सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व करना है। तो सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो मेरी पहली बात जो है कि ये मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको मैक्सिमाइज कीजिए, मैक्सिमाइज ऑफ माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x1 प्लस के 2x2 एंड माइनस x3। ठीक है, पहला काम। दूसरा, अब हमें इनको समीकरणों में चेंज करना है। तो देखिए x1 प्लस के 2x2 चर कितने हैं 3 है, यानी कि यहाँ पे x3 की कॉस्ट कितनी है 0 है, भाई x3 0 है। अब लेस देन इक्वल टू का साइन है, अर्थात इधर क्या है कमी है। इधर अगर कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए मैंने एक न्यूनता पूरक चर x4 जोड़ दिया इज इक्वल टू 5। ये कौन सा चर है न्यूनता पूरक चर। ठीक है, दूसरे के लिए 2x1 प्लस के माइनस x2 प्लस के x3 ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है यानी कि इधर अधिकता है, तो इस अधिकता की कमी के लिए मैं क्या करता हूं एक अधिक पूरक चर घटा देता हूं। तो देखिए अब चूंकि एक चर x4 ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया है, तो यहां इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 0 और मैंने x5 जो है, चलिए इसको मैं इक्वल टू में यहां पे लिख देता हूं 5 इक्वल्स टू 4। एक चर कौन सा अधिक पूरक चर x5 मैंने क्या कर दिया घटा दिया, यानी कि इसके लिए अब x5 क्या हो जाएगी कॉस्ट 0 के साथ में हो जाता है। ठीक है, एंड अब देखिए यहाँ x2 है यानी कि 0x1 प्लस के 3 ऑफ x2 माइनस के 5 ऑफ x3। अब x4 इसके लिए 0 है, x5 भी इसके लिए 0 है। अब यहाँ पे भी कमी है, लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे भी कमी है, तो इस कमी की पूर्ति के लिए मैं एक वेरिएबल और जोड़ देता हूँ एंड विच इज x6 इज इक्वल टू 10। तो x6 तो यहाँ पे 0 ऑफ x6 प्लस के 0 ऑफ x। ये लिखने का फायदा ये है कि आपको एक प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से दिखे। जब हम सिंप्लेक्स विधि को सॉल्व कर रहे होंगे तब ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें कि कहीं आप इन वैल्यूज को ही भूल जाओ। जब आप गुणांक मैट्रिक्स ए बना रहे होंगे तब उसमें तो ये सभी कोफिशिएंट आएंगे ना, तो कहीं आप इन जीरो को भी नहीं भूल जाएं। इसलिए हम इनको भी इनके साथ में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने x4 न्यूनता पूरक चर जोड़ा था तो बाकी के 0। यहाँ पे हमने अधिक पूरक चर x5 घटाया था तो x4 x6 यहाँ 0, और यहाँ पे एक न्यूनता पूरक चर x6 जोड़ा था तो इसके लिए x4 x5 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक दी गई एलपीपी को सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्योंकि मैंने कहा था कि इन चरों को हम यहाँ पे भी उद्देश्य फलन में भी इंक्लूड करते हैं, किसके साथ विथ कॉस्ट 0 के साथ।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी जो दी गई प्रॉब्लम है वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल के आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इजीली यहां से किसको इंक्लूड कर लेते हैं, आप इन मैट्रिक्स ए को भी लिख लेते हैं, मैट्रिक्स बी को भी आप लिख लेते हैं। तो यहां से देखिए ए मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, 1 2 0 1 0 एंड 0, 2 2 और ये क्या था माइनस 1 1 0 -1 एंड 0, और यहाँ पे 0 3rd -5 0 0 एंड 1। तो ये आपकी बन जाती है एक गुणांक सदिश, गुणांक मैट्रिक्स ए, और बी 5 4 एंड 10 ये आपकी बन जाती है आवश्यकता सदिश। और एक जो मूल्य सदिश है सी, वो क्या बन के आ जाता है, -1 2 -3 एंड 0 0 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, एक दी गई एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, वो हम जब सिंप्लेक्स विधि प्रॉब्लम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब हम देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।